अरे यार हमने ना 1968 में ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ी थी, सो लेट्स एक्सप्लोर इट। एआई ना बहुत नया नहीं है, हाँ वो नया इसलिए कि हम अभी से सुनना शुरू कर दिए। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी स्टार्ट है, इट इज एट द स्टार्टिंग वर्ड्स। इसके बाद किस तरह से आपको हेल्प करेगी यू कांट इवन इमेजिन। हर कोई अपना एक एआई निकाल रहा है और हर कोई एक रेस में लगा हुआ है, ठीक है। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ टेक्नो वॉर, राइट। वो मेरा एक पॉइंट था, ट्रिगरिंग पॉइंट था, जहां पे मुझे एक ऐसा लगा कि रंजीत यू शुड कैरी फॉरवर्ड दिस इज अ वेरी गुड थिंग एंड एआई इज द फ्यूचर। एक्चुअली आई थिंक ये क्या होगा कि एक ह्यूमन हो सकता है कि 20 पैरामीटर में से 19 तो फॉलो कर ले, हाँ, एक भूल जाए, हाँ, मशीन विल नेवर फॉरगेट एनीथिंग। नहीं, अलग अलग न्यूरॉन्स का नेटवर्क बना हुआ है, ऐसे ही उसको नाम दिया न्यूरल नेटवर्क। इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ताकि जो हम ह्यूमन बिहेवियर है ना, ह्यूमन माइंड है, उसको मिमिक कर सकें। Good morning, good afternoon, good evening friends. Welcome to the Alpha People and this is your host Naveen Kumar Verma. आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर रचित गर्ग. He has done doctorate in AI at that time when we were not even talking about the AI. He sensed the future and proceed with it. He is specialist in AI, NLP, ML. So उनसे हम जानेंगे कैसे AI is affecting a different part of life in both positive और negative way में. Let's connect with Dr. Rachit. So Dr. Rachit, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना टाइम निकाला और हमारे पॉडकास्ट को इनवाइट को एक्सेप्ट किया. सो वी आर रियली ग्रेटफुल, थैंकफुल. थैंक यू सो मच सर। तो कैसे हैं आप आज? मैं बहुत अच्छा हूँ। दैट इज ग्रेट सर. आपके फेस पे जो स्माइल है एक पॉजिटिविटी फैला रही है. सो let's start with today. Definitely. Sir, as everyone knows in our team and we were very excited कि आपसे बात करेंगे क्योंकि our topic is that exciting. Yeah. It is going to touch everybody's life today. So either it is technology wise or banking sector or maybe medical line, हर जगह पे जो आज के टाइम में बात हो रही है वो हो रही है AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. So ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हम लोग, कई लोग इससे डरे हुए हैं, इसके बारे में नेगेटिव बात करते हैं, कई लोग इसके बारे में पॉजिटिव बात कर रहे हैं. True. So how you मतलब थिंक अबाउट दिस कि ये नेगेटिव वे में जाता है, पॉजिटिव में है, क्या है? तो एआई एक्चुअली मैं बताऊं ना आपको, एआई बहुत अमेजिंग चीज है, ठीक है। एआई जितना अमेजिंग कुछ है ही नहीं। जैसे अगर जो मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली एआई की बात करते हैं तो अभी इफ यू सी ऑल आर टॉकिंग अबाउट एआई। एक आज के मार्केट में एक बज़वर्ड बन गया एआई, इवन इफ विदाउट नोइंग व्हाट एग्जैक्टली एआई इज, राइट। ठीक है, आप किसी अगर दूसरे बंदे से पूछ रहे एआई, मीडिया में इतना ज्यादा एआई हो गया, एआई, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द एआई. बस एआई, इवन इफ यू आस्क देम what AI stands for, very less people will answer it कि हाँ AI क्या है. AI stands for artificial intelligence. इंटेलिजेंट हम शुरू से ही थे. वो तो है, हर इंसान एक इंटेलिजेंट, उसका एक लेवल होता है इंटेलिजेंसी का. तो जब इंटेलिजेंट थे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियली क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई? right. सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि जब हम इंटेलिजेंट थे तो इसको आर्टिफिशियली क्यों बनाना पड़ा? आर्टिफिशियल एक्चुअली हमारे लिए नहीं बना, वो हमारे सराउंडेड जो चीजें हैं, हम आज के टाइम में मशीन से घिरे हुए हैं. मे बी नाउ इफ यू सी एवरेज अगर जो हम सर्वे निकालें, हर आदमी के पास 2.5 के अराउंड मोबाइल फोन है. दैट इंक्लूड्स कि किसी के पास 3 फोन है, दैट इंक्लूड्स किसी के पास 1 फोन है, दैट इंक्लूड्स किसी के पास नहीं भी है. राइट. तो एवरेज हमारे पास 2.5 मोबाइल फोन है. हम पूरा दिन मोबाइल से घिरे रहते हैं. ठीक है, तो हमें क्या है, वो उस डिवाइसेस के लिए, उन मशीन्स के लिए आर्टिफिशियल वर्ड जोड़ना पड़ा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट इज एज गुड एज इंटेलिजेंस जो आप में, मुझ में, सब में है. किसी का लेवल ज्यादा हो सकता है, किसी का लेवल कम हो सकता है, बट आर्टिफिशियली जो बनाया वो मशीन्स के लिए बनाया. अब बात आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? सब लोग इतनी बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. राइट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
ऐसा है कि एक इंटेलिजेंस है जो हम अपनी मशीन्स को दे रहे हैं, जो अपने कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को, मोबाइल्स को, कार्स को, डिवाइसेस को, इनको दे रहे हैं ताकि वो हमारे इंटेलिजेंस के साथ मैच करे। ह्यूमन इंटेलिजेंस इस दुनिया की, इस अर्थ की, इस यूनिवर्स की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस मानी जाती है। राइट। ठीक है, तो हम एटलीस्ट, चलो अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक भागता घोड़ा है, ठीक है, वो बहुत तेज भाग रहा है, आपको पता है बहुत तेज भागता है। राइट। ठीक है, मैं बोलता हूँ आपको कि आपको उसको कैच करना है। आप भागना शुरू कर दिए उसके पीछे, आप कभी नहीं कैच कर पाओगे। उसकी स्पीड के साथ मैच करने के लिए आपको क्या चाहिए? आप उसके ऊपर राइड करोगे तभी आप उसकी स्पीड से दौड़ सकते हो, वरना आप लगे रहो, वो आपसे आगे भागता रहेगा, आप पीछे भागते रहोगे। सेम वही है, ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ अगर जो बाकी चीजें मैच करनी है, आपकी मशीन भी आपकी तरह सोचे, वो भी उसी, आप बैठे बैठे पता नहीं कहां तक सोच जाते हो। आप हो सकता है चांद तक सोच लो। राइट। आप पता नहीं कौन से पॉइंट पे आप सोच रहे हो। सोचोगे आपकी कंप्यूटेशन पावर कितनी है, राइट, आपकी दिमाग की पावर कितनी है। ठीक है, वही सब उसी बिहेवियर को मिमिक करने के लिए, उसी बिहेवियर को मशीन्स में लाने के लिए टर्म आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो एक्चुअली एक ह्यूमन बीइंग को सपोर्ट कर रही है। मेरा पर्सनल परसेप्शन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्म नहीं कर रही, वो बेसिकली दैट इज फॉर सपोर्टिंग यू in your daily work, supporting you in your official work, supporting you in your routines, जो आप डेली आप चीजें कर रहे हो। ठीक है, आप आज से पहले सोचो कि जब आप किसी को मेल भेजते थे, ठीक है, आप मेल भेजते थे, आप कंटेंट सोचते थे क्या लिखूं, इसका रिप्लाई क्या करूं। आज के टाइम में क्या है, आप मेल आती है, आपको मशीन खुद रिप्लाई बना के भेज रही है, यू कैन रिप्लाई इन दैट वे। एक छोटा सा एग्जांपल है व्हाट्सएप, किसी का मैसेज आया, हाय हेलो हाउ आर यू, यू नीड नॉट टू थिंक ऑफ व्हाट टू रिप्लाई, नीचे एक पॉपअप आ जाएगा कि दीज आर द प्रोमिनेंट रिप्लाईज दैट यू कैन। राइट। ठीक है, उससे आपका फर्क है, उसके से आपका जो काम था, जो डेली रूटीन का काम था, वो पेसअप हो गया। एग्जैक्टली, सो जस्ट विद अ क्लिक आपका काम हो गया। उसने आपका कितना टाइम बचाया, आप ये देखो। क्या उसने आपको कोई हार्म किया? नहीं किया। तो यही सब चीजें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बेसिकली ह्यूमन को सपोर्ट कर रही है। मैं नहीं मानता कि ह्यूमन को उससे डरना चाहिए। एटलीस्ट अभी और आज के 10 साल और 15 साल के सिनेरियो में मैं नहीं मानता कि उससे डरना चाहिए। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, इवन इफ आई विल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी स्टार्ट है, इट इज एट द स्टार्टिंग वर्ड। इसके बाद वो किस तरह से आपको हेल्प करेगी, यू कांट इवन इमेजिन। आप मतलब ऐसा होगा कि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप डिसीजंस लोगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में योर वर्क विल बी डन, जो आप आज के टाइम में बहुत सारा टाइम लगाते हो। सो दैट इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपके इंटेलिजेंस के साथ मैच करने के लिए जो चीज बनाई गई है, सो दैट इज बेसिकली द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन शॉर्ट, इस पूरी बात की समरी हम ये मान के चले कि ह्यूमन तो इंटेलिजेंट है ही है, हाँ, और हमेशा से था, हाँ, लेकिन पर द थिंग्स विच आर सराउंडिंग अस and to make them intelligent as intelligent human is. Exactly. That is good. So I feel proud of myself कि मैं explain कर पाया। So sir, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आ रहा था जी। You have completed your doctorate 2 years back. हाँ, right? And that is also in AI. Yes. So it means you have started 5-6 years back, maybe somewhere approximately, yes. 2016, 2017. 17. Right? And the era of AI just started at that time. People start talking, it is about to come kind of thing. Because being in IT line, I start hearing about these things. And at that time, we were also thinking कि यार AI is okay, but it is not going to be part of our day-to-day development processes. Mindset था उस time. बिल्कुल. So the main thing is how you decided कि यार इस लाइन में जाना चाहिए. At that time there was no scope, I won't say scope, but there was no such awareness कि इस लाइन में जाना चाहिए, ये ऐसा होने वाला है फ्यूचर में. So how did you see the future, or you decided कि यार I need to do that? I'm sure that you must be working at that time.
हाँ एक्चुअली मैं चलो इसमें ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, तो शायद वो हम लोगों ने एक्सेप्ट भी नहीं करी कभी। हम लोग क्या मान रहे हैं कि एआई आज की टेक्नोलॉजी है। कितने 2 साल हो गए होंगे, 3 साल हो गए, राइट। पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एआई। हाँ, एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे दे स्टार्ट यूजिंग इट। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, इवन मैं आगे जो आज बात करूं तो हम लोग 1% भी एआई नहीं यूज कर रहे हैं, हार्डली। ठीक है, हाँ वो एक बज़वर्ड आ गया मार्केट में, हमें लगता है कि एआई पीपल आर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एआई। वो भी क्यों लोग करने लग गए? क्योंकि वो एक टेंडेंसी है ना, ह्यूमन टेंडेंसी, जो चीज नेगेटिव होती है हम उसके बारे में ज्यादा बात करते हैं। राइट। ठीक है, तो सब लोग यही बात कर रहे हैं, अरे एआई आ जाएगा, इससे हमें खतरा है, ये है। ठीक है, एक्चुअली एआई नया है ही नहीं, एआई नया बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर जो मैं बात करता हूँ अराउंड 1960s-70s की बात करता हूँ, जब ये टर्म आई थी, दिस टर्म वाज क्वाइंड in 19, I guess, to be precise, 1968. Okay. If I'm not wrong. तब से AI है। क्या मतलब शायद तब किसी ने कंप्यूटर सोचा भी नहीं होगा। होगा तो शायद डेवलप्ड कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज ने सोचा होगा, शायद उन्होंने बना भी लिया होगा, बट स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। राइट। पीपल वर नॉट टॉकिंग इवन अबाउट द कंप्यूटर्स, ऑटोमेशंस। ठीक है, बट आप सोचो, इमेजिन करो, तब ये टर्म कॉइन हो गई थी। राइट। 1968 में। तो एक आदमी था अलान ट्यूरिंग, जिसकी हम बात करते हैं। ट्यूरिंग मशीन आपने सुनी होगी। ट्यूरिंग मशीन बेसिकली उसने अलान ट्यूरिंग के नाम पे है। तो अलान ट्यूरिंग ने ये टर्म कॉइन की थी अराउंड कुछ 1968 में। उसका क्या क्लेम था कि मशीन कैन बी as intelligent as human being. Okay. तो उसने उस चीज को प्रूव करने के लिए क्या किया, एक ट्यूरिंग टेस्ट बनाया। ट्यूरिंग, उसने अपने एक टेस्ट का नाम दिया ट्यूरिंग टेस्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट था। मैं इसीलिए चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं। ट्यूरिंग टेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट था। तो उसने क्या किया, उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे। वो क्वेश्चंस उसने कंप्यूटर से भी पूछे। ओके। क्वेश्चन मे बी इन द टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, मे बी इन द टर्म्स ऑफ सम लॉजिक्स, और वो क्वेश्चंस एक इंसान से भी पूछे। फिर उसने आइडेंटिफाई कराया कि ये जो आंसर आए हैं ये कंप्यूटर जनरेटेड आंसर है या ह्यूमन जनरेटेड आंसर है। ओके। सपोज करो मैंने आपको एक आंसर दे दिया और मैं आपसे पूछता हूँ ये कंप्यूटर जनरेटेड आंसर है या ह्यूमन जनरेटेड आंसर है। आप बोलते अरे रचित ये तो ह्यूमन जनरेटेड आंसर है, और मैं आपको बोलूं नहीं सर ये कंप्यूटर जनरेटेड आंसर है, तो वो एक वाव फैक्टर आ जाता है। अरे मशीन ह्यूमन जैसे आंसर जनरेट कर रही है। यस राइट। ठीक है, तो मतलब कि कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस है। वही उसका क्लेम था कि अगर जो आप मशीन और ह्यूमन बीइंग के आंसर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स कंप्यूटर्स जो है, मशीन्स जो है, वो इट इज एज गुड एज योर ह्यूमन इंटेलिजेंस। राइट। तो ऐसा चलता रहा, बहुत अच्छा था, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो फिर एक चाइनीज मैन था, उसने इसको कमेंट को, इसके जो उसने क्लेम किया था उसको एक वापिस से एक टेस्ट कंडक्ट किया, जिसको हम चाइनीज लैंग्वेज टेस्ट बोलते हैं। ओके। तो चाइनीज लैंग्वेज टेस्ट किया। चाइनीज लैंग्वेज टेस्ट में मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। चाइनीज लैंग्वेज टेस्ट में क्या किया, उसने कुछ लोग बिठा दिए जिनको चाइनीज आती नहीं थी, उन्होंने उनको कुछ बुक्स दे दी। वो मतलब ऐसा मान लो कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में एक आदमी बैठा है, उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं अंदर। ठीक है। ठीक है, और उस बॉक्स के 2 पॉइंट्स हैं, 2 होल हैं, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए। इधर से कोई इनपुट डाल रहा है उसमें, और वो चाइनीज, जिसको चाइनीज आती नहीं है, जिसके पास सिर्फ बुक्स है, वो इनपुट पढ़ रहा है और उसको वो चाइनीज में कन्वर्ट करके या दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आउटपुट से बाहर भेज रहा है। तो वो चाइनीज मैन कह रहा है जब ये काम एक आदमी जिसको चाइनीज आती नहीं है, जिसको लैंग्वेज की कोई नॉलेज नहीं है, उसको हमने ग्रंथ दे दिए, उसके बेस पे वो कर पा रहा है, देन हाउ कैन यू से दैट कि मशीन इंटेलिजेंट है। ठीक है, मतलब ये एक परसेप्शन ही है बस। राइट। ठीक है, मतलब जैसे मैं प्रोबेबिलिटी की डिस्कस कर रहा था। राइट। प्रोबेबिलिटी है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग अ टेल, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कॉइन, रोहित शर्मा ने कॉइन उछाला, रोहित शर्मा को हमेशा हेड मांगता है और हेड आ जाता है, तो आप तो ये नहीं कह सकते ना अरे यार वो तो बहुत लकी है, वो तो जो मांगता है वो आ जाता है। बट आफ्टर ऑल बैक एंड में इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियस है, ठीक है। अगर जो 50% चांस टेल आने के हैं तो 50% चांस ही हेड आने के हैं, आने के भी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो उसने वो थियरी लाके बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो ठीक है, एआई का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ, वो बात वहीं पे ठंडी हो गई। तो फिर हम अपने ट्रेडिशनल एल्गोरिदम्स में चले गए, ट्रेडिशनल अप्रोचेस में चले गए, क्योंकि इवॉल्व हो रहा था हमारे पास, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इवॉल्व हो रही थी, काम कोबॉल बेसिक असेंबली लैंग्वेज से, मशीन लैंग्वेज से, सी, सी प्लस प्लस, .NET, जावास्क्रिप्ट, C#, न्यूमरस। तो वो हमारे काम चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, नई नई लैंग्वेजेस आ रही थी, चलते जा रहे थे। अब वही बात है ना कि ह्यूमन रेस इतनी हो गई है कि उसको हर चीज बहुत फास्ट चाहिए। जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत फास्ट सॉल्यूशन चाहिए, राइट। तब हम एक बहुत स्मॉल पॉपुलेशन को कैटर कर रहे थे, अभी हमारे पास एक लार्ज पॉपुलेशन है जिसको कैटर करना है। तो हमें कहीं जरूरत पड़ी कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशंस है ना, ये उतने प्रोमिनेंट नहीं है, ये उतने फास्ट आंसर्स नहीं दे रहे, ये उतनी पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों ने कुछ अल्टरनेटिव्स निकालने, प्रोलॉग्स वगैरह निकालने शुरू किए। जब ये सब आना शुरू हुआ तो अचानक से किसी को ना याद, अरे यार हमने ना 1968 में ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ी थी, सो लेट्स एक्सप्लोर इट। जैसे मैं अगर बात करूं, जिस सेम बिटकॉइंस की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं, ब्लॉकचेन, ये जो आप बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, ये 2009-8 में प्रोमिनेंट हुआ था सतोशी नाकामोटो ने। बट वो पीयर टू पीयर नेटवर्क हम उसको बोलते हैं। बट अगर जो पीयर टू पीयर नेटवर्क की हिस्ट्री बताओ ना, वो वही फिर वो 1970s की हिस्ट्री है, वहीं से स्टार्ट हुआ था, राइट, ठीक है। बट इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको अडेप्ट कब करते हो, ठीक है। तो उसने अचानक से इसको 2009-8 में क्लिक हुआ कि अरे यार वो एक पीयर टू पीयर नाम की टेक्नोलॉजी थी, क्या मैं उसमें यूज करके कुछ बना सकता हूं। तो उसने क्रिप्टो करेंसी बना दी और फिर हर कोई बात करने लग गया क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन की बात करने लग गया, ब्लॉकचेन की बात करने लग गया। पर अगर जो आप उसको ड्रिल डाउन करते हो, दैट इज नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी। हाँ, उसको एक फैंसी नाम दे दिया। सेम एआई को भी हमने क्या किया, आज इतने टाइम में हमने कितना फैंसी नाम दे दिया, इतना उसको बज़वर्ड बना दिया। बट फॉर मी and for everyone, let me tell you, it is not a new thing. It is just about a case when you start implementing it. Right. ठीक है, आपका अडोप्शन, आप उसको कब अडोप्ट करते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। जब आपने अडोप्ट करना, जब एक मास अडोप्ट करना शुरू कर देता है ना, तो मास जब अडोप्ट करना शुरू कर देता है वो एकदम से हाईलाइट हो जाता है, राइट। हाँ, तो यही है कि एआई ना बहुत नया नहीं है। हाँ, वो नया इसलिए कि हम अभी से सुनना शुरू कर दिए। सो अभी एक चीज़ ये भी आती है कि क्योंकि अब मार्केट में फंड्स ज़्यादा हैं, लोगों के पास R&D करने का टाइम है, हाँ। कि लोगों ने एक इसको ऐसा कुछ कर दिया कि बड़ी बड़ी कंपनी जिन पर फंड्स हैं, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट बना दिए। हाँ। सो कि ये लोग R&D कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें चल रही हैं। हाँ। तो पैसा है तो यूज़ कहीं ना कहीं तो करना है। तो इस चीज़ से टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हो रही है। हाँ, इसका अगर जो आप देखो ना, आईटी सिनेरियो देखो, पिछले 3-4 साल में इतना राइज हो गया था। मतलब ऐसा था कि जिसकी 10 लाख का सैलरी था ना, उसका अचानक से 30 लाख हो गया, हाँ। 25 लाख हो गया, 40 लाख हो गया, ठीक है। पर अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा वापस से स्टेबल हो गया है, ठीक। स्टिल इट इज राइजिंग, उतना नहीं है, उतना, मतलब एक वो कहते हैं ना अनाब शनाब। हाँ, ये देखा कि 3 साल वाला बंदा भी आज की डेट में, उस टाइम मतलब पिछले 3 सालों में 15 लाख अर्न कर रहा है, 20 लाख अर्न कर रहा है, सम पीपल आर गेटिंग 25 आल्सो। हाँ। मतलब आपने मुंह खोला और आ गया, आपको कॉपी मिल गया। चलो, आप अपना टाइम, जब हमने ग्रेजुएशन करी, आज भी अगर जो मैं बात करूँ ना, जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं जो कैंपस हायरिंग करती हैं, TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, वो आज भी उसी
मतलब अगर जो हम करें ना तो वही 3.5 3.6 4 राइट। ये इसी के अराउंड घूमती रहती थी। ठीक है, फिर हमें ऐसा फील होने लग गया यार ये कल का आया हुआ लड़का जिसने कल ग्रेजुएशन करी, वो सारा गेम जो था ना वो पैसे का था। हाँ, जो एक्चुअली वीसीज थे ना, जो फंड डालते थे, ठीक है, कोविड के टाइम में जैसे ही क्या हुआ, प्रिंटिंग बहुत ज्यादा करी, बहुत सारी कंट्रीज ने ना प्रिंटिंग कर ली, क्योंकि बड़ा धुंधला सा था सब कुछ। कोविड एक ऐसा आ रहा था, किसी को पता ही नहीं था कि आगे क्या, सही बात। बड़ा धुंधला सा था। मतलब एक पूरे घास में एक सुई जैसा कुछ था कि आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने फ्यूचर को ध्यान में रखे हुए, बहुत सारे लोगों ने, अब वो जब पैसा जब आया ना, वो पैसा मार्केट में रोटेट हुआ। जब मार्केट में रोटेट हुआ पैसा, मार्केट में रोटेट होने के बाद वो अल्टीमेटली गया था एम्प्लॉयज की सैलरी पे। राइट। और वो जो सडन एकदम जर्क लगा ना सैलरीज में, वो सब उसी फंड का रीजन था। बट नाउ इट गॉट स्टेबल्ड, ऐसा है, मतलब स्टिल इट इज राइजिंग, बट वो फंड आने की वजह से लोगों ने, अब हर छोटी कंपनी ने एक R&D, पहले क्या होता था, कुछ एक R&D फर्म्स होती थी। हाँ, स्पेसिफिक फर्म्स थी, वो R&D, मैकेंजी हो गया, ठीक है, ये सब थी। मतलब अगर जो अब मैकेंजी का हर साल एक कर्व आ जाता है, टेक्नोलॉजी कर्व, ठीक है, जिसमें हाइप कर्व बोलते हैं, जिसमें वो लिटरली कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पे फॉल करती है, उस कर्व में आने वाली क्या टेक्नोलॉजी है वो सब बताता है। ठीक है, अब क्या हो गया है, थोड़ी सी भी कंपनी के पास फंड आया, उसने एक सेपरेट R&D बना दी। राइट। ठीक है, जहां पे लोग काम कर रहे हैं। यू वॉन्ट बिलीव, यूएस में भी आज के टाइम में जो हाईएस्ट पेड सैलरीज है ना, स्पेसिफिकली फॉर AI, वो रिसर्चर्स की है। इज इट? हाँ, रिसर्चर्स की है, क्योंकि रिसर्चर्स का काम क्या हो गया, वही मैंने बोला ना कि एक रेस लगी हुई है। ठीक है, IT वर्ल्ड और स्पेसिफिकली AI वर्ल्ड में अगर जब बात करूं, कितनी सारी कंपनीज हैं, मेटा है, ओपन AI है, देन कम्स योर गूगल, देन कम्स योर माइक्रोसॉफ्ट, Amazon है, हर कोई अपना एक AI निकाल रहा है और हर कोई एक रेस में लगा हुआ है। ठीक है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ टेक्नो वॉर। राइट। ठीक है, कि ओपन AI ने मान लो निकाल दिया, ओपन AI ने ChatGPT निकाला था, ठीक है, तो उसने फंड डाल दिया, उसमें निकाल दिया उसने। ठीक है, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दिया, फिर उसके बाद अभी Amazon का एंथ्रोपिक नया एक AI बेस्ड आ रहा है। तो इतना सारा फंड हो गया है कि लोग उसको स्पेसिफिकली उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, और अब रेट रेस होने की वजह से सबको नई चीज चाहिए। ऑब्वियस है, कंपटीशन में किसी ने तो जीतना है, नई रेस चाहिए। वो नई रेस क्या है, वो रिसर्च है, नई रेस। जब मैं अपना एक PhD क्या है, PhD इज जर्नी अबाउट अ रिसर्च एंड रिसर्च ऑफ फाइंडिंग समथिंग न्यू, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कोडर्स। एंड कोडर्स का क्या है कि आपके पास एक प्रोजेक्ट मिल गया, आपको वही एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज करके वो कोड करना है, दैट इज योर जॉब। आई एम नॉट सेइंग दैट इज अ इजी जॉब, बट एटलीस्ट आपके पास एक डिफाइंड थी। ठीक है, आपको उस बॉक्स में रहना है कि हाँ मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये मेरा आउटकम आना चाहिए। बट रिसर्च इज अ ओपन, he has to think out of the box. आउट ऑफ द बॉक्स। वो जो बॉक्स बनाया है ना, हाँ जी, उसकी जर्नी उसके बाहर से शुरू होती है। राइट। आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब एक ओपन थ्रेड क्वेश्चन है उसके लिए। मतलब उसको नहीं पता जब वो रिसर्च में इन्वॉल्व हो रहा है कि उसका माइलस्टोन क्या है। कीप ऑन रिसर्चिंग, देन यू कम टू अ पॉइंट, हाँ ये कुछ नया है, ठीक है, तो उसको पैसा फेंका, हायर कर लिया। अब वो चीज हो चुकी है, मार्केट में आ गई है। अब एक दूसरा रिसर्चर है, वो उससे कुछ बेहतर या उसका अल्टरनेटिव ऐसा कुछ ढूंढ रहा है। ठीक है, वो रिसर्च करता रहेगा, रिसर्च कम्युनिटी ऑफ रिसर्चर्स। इसीलिए रिसर्चर्स की हाईएस्ट पेड जॉब होगी, क्योंकि वो कुछ नया लेके आ रहे हैं। तो इस हिसाब से तो ये होगा ना कि जो रिसर्चर है, एक आइडिया, एक पॉइंट से, मतलब एक एंगल से अगर हम देखें, रिसर्चर इज अ पर्सन जो कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा। हाँ, और वो कितना वेग सोच सकता है और कितना लॉजिकल या इलॉजिकल सोच सकता है। हाँ, मतलब
कितने ज्यादा सोच और फिर उसको उस जो सोच तक पहुंचने का रास्ता क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, मतलब एक अच्छा पॉइंट है, कितना वेग सोच सकता है। एक्चुअली अगर मैं बताऊं ना, वेग में ही पाथ निकलता है। एग्जैक्टली। क्योंकि आप अपनी थॉट प्रोसेस को कन्फाइंड नहीं रख सकते, आपको बहुत ब्रॉड रखना है। यू नेवर नो कि आपका जो कंपटीटर है वो कहां तक सोच रहा है। ऑब्वियस है। मतलब आपको कई बार, जब मैं रिसर्च में था, मेरे को याद है आज भी, कि कभी कभी रात को सोते हुए एक थॉट आ जाता था, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? एग्जैक्टली यही सोच रहा हूँ ना। ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब इट नेवर एग्जिस्ट, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, एंड यू नेवर नो कि इट विल एग्जिस्ट और नॉट, बट हाँ, आपके दिमाग में एक थ्रेड आ गया। ऐसा हो सकता है। जहां आपके दिमाग में एक थ्रेड आ गया, पीपल विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। सेम एग्जांपल में मैं अपने वो जैसे कहते हैं ना, हम अपनी माइथोलॉजी स्टोरीज के बारे में हम टॉपिक वी वर डिस्कसिंग अबाउट माइथोलॉजी। सो उसी में था कि जैसे किसी ने बताया भगवान श्री राम को कि सीता माता श्रीलंका में है और समुद्र के पार है। हाँ। तो इट इज एक थ्रेड था कि किसी ने बताया कि वो वहां है। अब वहां तक जाने का रास्ता नहीं, इंसान पानी के अंदर रास्ता नहीं बना सकता। एट दैट टाइम जहां टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, देन स्टिल दे क्रिएटेड। तो वो सब क्या है? एक थ्रेड है। एक टाइप से एक रिसर्चर ने बताया कि वहां चीज एग्जिस्ट करती है, ये वो वहां है। यस। तो उसके बाद वो रास्ता क्रिएट कर दिया। हाँ। वरना अगर जो आप सोचो, अयोध्या में जो आदमी बैठा है और वो रामेश्वरम या श्रीलंका के समुद्र के बारे में कैसे सोचेगा? ऑब्वियस है, उसने तो समुद्र नहीं देखा ना अयोध्या वालों ने। अब वो टाइम, आजकल के टाइम में तो चलो मान लो कि कितने सारी चीजें हैं, कितने सारे रिसोर्सेज हैं, हम घूमने, चलो ठीक है, इस बार घूमने जाना मन है, बीच किनारे चले जाते हैं, इस बार घूमने मन है, माउंटेन्स पे चले जाते हैं, ठीक है। बट इमेजिन वो टाइम पे, हाँ, मतलब शायद उन्होंने नदी देखी होगी, उन्होंने सरोवर देखा होगा। साउथ इंडिया वालों ने बर्फ नहीं देखी, उनको बर्फ होती क्या है। और इधर वालों ने समुद्र नहीं देखा, हाँ। कभी होता भी एग्जिस्ट करता है। इट्स ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस, हाउ ब्रॉडली यू कैन थिंक। राइट। वो मतलब कहावत है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां आप सोचोगे ना, तो ऑटोमेटिकली पाथ निकलना शुरू हो जाएगा, आज नहीं तो कल। सही बात है। किसने सोचा था कि आप चैट जीपीटी पे कमांड दोगे और वो पूरा आपको बना के दे देगा? किसने सोचा था? एग्जैक्टली क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले वी वर यूजिंग द चैट जीपीटी फॉर सम राइटिंग सम कंटेंट, so we have given a command, okay, write something about this thing, xyz thing, and after that I start having my coffee, and when I done with coffee, it is ready on that too आपके कंटेंट राइटर से अच्छा लिखा। एग्जैक्टली या डेफिनेटली मानता हूँ इस चीज को। और बट एक चीज है, लेट्स गो बैक टू द सेम थिंग। सो वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग कि ओके आई नीड टू डू डॉक्टरेट इन एआई। क्योंकि करंटली आई थिंक वी हैव वेरी रेयर पीपल इन आवर कंट्री who has done a doctorate in AI, at least at this time. So it means you guys are going to be the trainer, teacher or guiding light for all those generation which are about to join our technology line. So क्या thought process था पीछे? Thought process ये था, देखो वो है ना, कहावत है कि जब आप सोचते हो, जब आपको जरूरत पड़ती हो, ठीक है, तब आप कुछ ना कुछ इन्वेंट करते हो। राइट। ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसी मेरी पीएचडी की जर्नी ऐसी थी कि मैं एक यूएस की कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ था। ओके। यूएस की कंपनी थी जो कि लॉजिस्टिक्स में डील करती थी, फ्रेट फॉरवर्डिंग और ये सब। तो उनका एक रिसर्च लैब है, now they have changed the name, but that time it was CATI, Center for Advanced and Technological Innovation। तो मैं उनके साथ एंगेज हो गया, तो मुझे मालूम पड़ा कि हाँ लॉजिस्टिक्स, अब लॉजिस्टिक्स की वही बात है थॉट प्रोसेस की। अब हम लॉजिस्टिक्स एक वर्ड में खत्म कर देते हैं लॉजिस्टिक्स, बट अगर जो आप मानो ना, लॉजिस्टिक्स इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। यस, राइट। मतलब अगर जो आपको ये कप यहाँ से पेंटेड तक भी पहुंचाना है ना, तो लॉजिस्टिक्स है। बिल्कुल
भले ही चाहे वो आपका ऑफिस बॉय है, वो एक लॉजिस्टिक्स का काम कर रहा है, आपको ये बिस्किट भी खाना है ना, वो भी एक लॉजिस्टिक्स है। तो मैं लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व हुआ, तो लॉजिस्टिक्स एक ऐसा था जहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बड़ी कम थी। उसका रीजन बहुत सारे थे। रीजन ऐसे थे कि मल्टीनेशनल डोमेन है, आपको यहाँ से सामान भेजना है, मे बी जेबल भेजना है, सवाना भेजना है, यूएस भेजना है, गल्फ भेजना है, राइट। और जो आपकी हैंडलिंग कर रहे हैं वो सब नॉन टेक्निकल लोग हैं। बिग चैलेंज। बिग चैलेंज, ठीक है। मतलब बिग चैलेंज, नॉन टेक्निकल चैलेंज तो था ही, इवन इट इज अ चैलेंज ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो। मतलब आप यहाँ की लेबर, आपने कुछ यहाँ की लेबर की टर्म्स में बात करी और आप चाइना भेज रहे हो, चाइना की जो लेबर है वो नहीं समझेगी, तो लैंग्वेज बैरियर आया। तो उसने मुझे एक थॉट प्रोसेस दिया, तो क्या कुछ ऐसा निकाल सकते हैं हम जिससे एटलीस्ट इस लॉजिस्टिक्स डोमेन को हेल्प हो जाए। राइट। तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। मैंने अपने कभी पढ़ा था कि एक इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज होती है। टू बी वेरी फ्रैंक, दैट टाइम इवन आई वाज नॉट नोइंग कि मैं कहाँ हेड कर रहा हूँ। हाँ, बट एक जो थ्रेड था वो फिक्स हो गया था मेरे दिमाग में कि लॉजिस्टिक्स इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि वो मल्टीनेशनल होने की वजह से लैंग्वेज बैरियर एक कहीं ना कहीं उसमें हर्डल है। अब लैंग्वेज बैरियर है, हम लोग तो इंग्लिश वाले लोग नहीं हैं, हम लोग तो एक लैंग्वेज वाले लोग नहीं हैं, हम लोग हिंदी वाले लोग, मतलब अगर बात करें, मैं हिंदी बोलता हूँ, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई चाइनीज बोलता है, कोई जापानीज बोलता है। राइट। अगेन मैं आज अपने एंड पे सोल्व कर लेता हूँ, बट व्हाट अबाउट द सेकंड एंड? राइट। वो कहाँ जा रहा है? तो उसने मुझे एक थॉट प्रोसेस दिया है कि क्या मैं एआई इसमें यूज कर सकता हूँ। ठीक है, वहां से एक आइडिया मिल गया। हाँ, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, देन एक टर्म आई NLP। Yes, I was about to ask what is exactly NLP and ML. हाँ, तो एक टर्म आई NLP। अब NLP आई कि लैंग्वेज प्रोसेस, NLP स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो मैंने कहा यार ये एक ऐसी चीज है जो मेरी लैंग्वेज वाली जो प्रॉब्लम है ना कहीं सोल्व कर सकती है। बट वही है कि आपको एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक ब्रिक नहीं चाहिए, आपको मल्टीपल ब्रिक्स चाहिए। एक ब्रिक मुझे स्टेपिंग स्टोन मिल गया, मैंने स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि एआई उसमें कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, व्हाट कम्स अंडर एआई। ऑल्दो बहुत सारे मेरे ऑफिस में सब लोग वही ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे थे, जावा, सी प्लस प्लस, दैट टाइम पाइथन वाज लिटिल इंट्रोड्यूस, जस्ट इंट्रोड्यूस। तो उस पे तो वो सब मिक्स मैच करके मैंने सोचा कि क्या मैं एआई नाम की कोई जो चीज है, ये ML, NLP, AI, क्या मैं इसको कहीं पे यूटिलाइज कर सकता हूँ? अगर जो मैं 1% भी 2% भी अपनी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहा तो इट इज अ गुड फॉर मी। तो वो एक थॉट प्रोसेस लेके मैं चला। स्टार्टिंग में मुझे बड़े चैलेंजिंग था, चैलेंजिंग होना भी था क्योंकि पीपल वर नॉट टॉकिंग अबाउट द AI। ठीक है, इवन whom to ask, मेरे पास एक चैलेंज था, whom to ask। गाइडेंस भी नहीं है, whom to ask। राइट। तो वो जब मैंने क्वेश्चन किया ना whom to ask, मैं थोड़ा डिस्कस करता रहा, पढ़ता रहा, देखता रहा। ऐसे करते करते मेरे को एक पाथ मिलता चला गया, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ा सा मिलता चला गया। वो मेरा एक पॉइंट था, ट्रिगरिंग पॉइंट था, जहां पे मुझे एक ऐसा लगा कि रचित यू शुड कैरी फॉरवर्ड दिस इज अ वेरी गुड थिंग एंड AI इज द फ्यूचर। राइट। तो वो एक जो मोटिवेशन थी उसने मुझे हेल्प करी ये पर्टिकुलर डोमेन लेने की। और कभी कभी ऐसा, सर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ऐसा पॉइंट भी आया कि मैं अपने फैकल्टी को, अपने सुपीरियर्स को, अपने मैनेजर्स को, या जिनको मैं रिपोर्ट करता था, मैं उनको बता रहा हूं कि ये AI में हो सकता है। ओके। क्योंकि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। हाँ, एक हल्का इंट्रोडक्शन हो गया था, बट दैट टू इन यूरोपियन कंट्रीज। तो उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मतलब
कहने का मतलब ये है कि डेली रूटीन की जो आज के टाइम में एआई है ना, अगर जो मैं अपने पापा से पूछूं कि ऐसा कुछ है तो शायद उनको मतलब नहीं पता होगा एआई क्या है, पर उन्होंने वर्ड सुना होगा। ये टाइम था तब कि एआई का वर्ड ही लोगों ने नहीं सुना था। But that's why it is a little bit of a query in my mind कि आपने उस टाइम पे स्टार्ट किया हाँ, जब कोई बात नहीं कर रहा बात नहीं करता था। and that is a big decision because doing a doctorate research and all those things and it takes like 4, 5, 6 years of your life हाँ and still you are not sure कि you will be able to complete it or not. हाँ बिल्कुल, बड़ा एक धुंध जैसे ना, जैसे अंधेरा सा होता है। Yeah, and guidance can be taken from your seniors or हाँ। professors, but this subject, this topic, I think you will not be able to get the seniors also. और मेरे को याद है मैं YouTube पे कुछ वीडियोस देखता था, कभी सर्च करता था, मैं बाकी सब्जेक्ट्स के बहुत सारे वीडियोस आ गए थे, एआई का वीडियो ही नहीं होता था, या होता था कोई एक आधा होता था। जैसे मेरे को याद है एंड्रयू एनजी का एक वीडियो था, पर वो इतने टेक्निकली बात कर रहे थे, मतलब वो भी अनसर्टेन बातें चल रही थी, उनकी भी बड़ी अनसर्टेन बातें चल रही थी कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। तो उन वीडियोस को देख के एक हिंट तो मिलता था, बट उस हिंट के साथ ना 90% अनसर्टेनिटी मिलती थी। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ था। हाँ, वो 10% एक मोटिवेशन मिलता था, बट 90% उसमें अनसर्टेनिटी मिलती थी। राइट। वो मोटिवेट करने की बजाय कभी कभी ना डीमोटिवेट कर देते, अरे यार तूने कहाँ हाथ फंसा लिया, पता नहीं इसका सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। नाउ इफ आई सी कि एआई, तो आई फील हैप्पी कि हाँ मैं उस पॉइंट पे एआई में इन्वॉल्व हुआ जब लोगों ने सोचा भी नहीं था शायद, या मेरा एक थॉट ये था कि फ्यूचर में शायद रेट रेस होगी इसकी, रेट रेस में भागने से अच्छा नाउ इज द गुड टाइम। ठीक है, अकेले दौड़ो, आप ही फर्स्ट हो, आप ही लास्ट हो, नोबडी इज हियर टू जज यू। जीत भी आपकी, हार भी आपकी। सही बात है। ठीक है, जब आप उस चीज को लेके चलते हो, आई गेस वो आपको मोटिवेशन देती ही देती है। बिल्कुल। एंड नाउ यू हिट द बुल्सआई। हाँ, so that is really great, but still not hitting the bullseye, I would say AI अभी बहुत बड़ी है सर। हाँ है बड़ी, लेकिन पर बहुत बड़ी है। at least you are at the stage now, you are the leader and you have covered that much distance without support. हाँ, now you have support. मेरे को इससे मुझे एक वाक्य याद आया। मुझे याद है कि मैं अपनी कंपनी में ना मॉडल्स ट्रेन करने के लिए ना लगा के जाता था। तो मतलब सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता था, फ्राइडे, तो मतलब हम 4-5 दिन वो डेटा है, उस डेटा से हम, तब तक तो जीपीयू का नाम भी नहीं था। अभी नाउ इफ यू टॉक द पीपल अबाउट एआई, दे विल स्टेइंग दिस जीपीयू सीपीयू। Yes, right. तब हम सीपीयू पे काम करते थे, जीपीयू नाम के था भी तो अफोर्डेबल नहीं था। Exactly. Nobody wants to put money in, क्योंकि that is very uncertain. तो मैं अपने डेटा को ट्रेन करने जाता था। व्यूअर्स के लिए बताओ जीपीयू, हाँ, जीपीयू क्या है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग। जैसे आपका एक सीपीयू होता है, सीपीयू इज अ प्रोसेसर इन योर लैपटॉप्स दैट इज कैपेबल ऑफ डूइंग योर कैलकुलेशन। मतलब अगर जो आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर की बात करते हो तो सीपीयू ही एक्चुअली उसका सब कुछ है, ब्रेन है हमारे कंप्यूटर, कुछ भी कह लो, वो जो कुछ काम कर रहा है ना वो सीपीयू है। अच्छा, आप लैपटॉप लेने जाते हो तो आप बोलते हो मेरे को i5 चाहिए, i7 चाहिए, i3 चाहिए, ये जनरेशन चाहिए। वो क्या है? सीपीयू की जनरेशन है। Right. आपको पता है कि मैं बाकी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, मेरे को बैकलिट कीबोर्ड नहीं चाहिए, मैं बाहर से खरीद लूंगा, मुझे वेबकैम है तो नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बाहर से ले लूंगा। पर मेन चीज है आपका सीपीयू। तो अभी तक हम सीपीयू पे काम कर रहे थे, सीपीयू अच्छा चल रहा था, बट जब हम मशीन लर्निंग एआई के बारे में बात आई तो एआई इज नॉट अ सिंगल थिंग, एआई इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है, जैसे आपको एक टीम वर्क है, आपको एक कंपनी चलानी है, आप अकेले नहीं चला सकते, आपको मल्टीपल मूवेबल पार्ट्स चाहिए। राइट, ठीक है, वो एआई है। एआई के अगर जो मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर देखूं ना, so AI is having multiple movable parts. अब मल्टीपल मूवेबल पार्ट्स को चलाने के लिए
सीपीयू जो था वो सीक्वेंशियली चलता था, एक काम होगा फिर दूसरा फिर दूसरा होगा फिर तीसरा होगा, तो उसका आउटपुट का जो ड्यूरेशन था ना वो बहुत बढ़ जाता था। तो फिर अचानक से मार्केट में एक आया जीपीयू नाम की चीज, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। ठीक है, उसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया, मतलब वाव फैक्टर ला दिया उसने। उससे क्या हुआ, आपने छोटे छोटे काम थे ना जो मूवेबल पार्ट से, उनको पैरेलल कर दिया। उनको पैरेलल करने की वजह से क्या हुआ, आपका जो आउटपुट था वो बहुत जल्दी आने लग गया। आउटपुट बहुत जल्दी आने लग गया तो आपको कुछ कॉन्क्रीट दिखना शुरू हो गया। और वो जीपीयू का मतलब यही है कि आप मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसिंग बहुत इजीली कर सकते हो, दैट यू कैन नॉट डू विद द सीपीयू। यू कैन डू इट बट इट विल टेक टाइम। It is just like कि जैसे in 2002 when I was doing my masters in computer, at that time क्या था कि I was the only one in university. I have done from graduation from post graduation from Guru Jambeshwar University Haryana. So I was the only one जिसके पास पेन ड्राइव थी। हाँ, and that pen drive was also of 8 MB. हाँ, and I was the boy who has pen drive famous. ये pen drive वाला लड़का है। पेन ड्राइव वाला और लड़का pen drive है। होती कैसे? And हाँ। people has had floppy only. फ्लोपी, हम मतलब हम जब स्कूल की बात करते हैं ना, फ्लोपी में डेटा लेके जाते और थे। मैं pen drive पे लेके जाता था। हाँ। So I was one step ahead of that generation. हाँ, And then I was the only person जिसके पास कंप्यूटर था, हाँ। desktop, and with 8 GB RAM, and I guess not 8 GB RAM, 8 GB hard disk, हाँ, and 8 MB or 16 MB RAM. And then technology keep on improving and improving and improving, and till the time when I completed my MCA, I was the person who has a 32 GB hard disk and 64 MB RAM. हाँ, तो टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हुई है एक साथ। बहुत चेंज हुई है। लोगों ने सीडी से कैसेट से सीडीज हाँ। से डीवीडी MP3, सो जहाँ पे पहले 7 या 10 गाने आते थे, हाँ। अब वो हुआ, तो टेक्नोलॉजी चेंज अ लॉट। सो अब वो टेक्नोलॉजी जो आप बात कर रहे हो वो स्टोरेज में हुई थी। हाँ, वो स्टोरेज में थी। स्टोरेज में थी या क्योंकि डेटा इतना बढ़ गया। वैसे हम लोग सोचते थे कि ये जब 32 GB हार्ड डिस्क का बंदा करेगा क्या, कितना डाटा है, कितना डेटा रखेगा। एंड देन ऑल ऑफ सडन इट स्टार्ट कमिंग 128 GB, फिर 256 GB। हाँ। इट वाज अब टीवीज में बात करते हैं। टीवीज में वो जीबी जो यूनिट है वो चली गई। या एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब आप किसी से भी स्टोरेज की यूनिट की बात करोगे, आप टीबीज में बात करते हो, आपका स्टार्टिंग जो पॉइंट है ना वो टीबीज में ही है। Exactly. And one more thing, which is very surprised, I realized few days back when our video editor guy told me that he need some additional data. And I was thinking like, यार इसके पास तो 1 TB था पहले से, हाँ, and it was full. It is finished in 2-3 months. तो इसका मतलब कि आने वाले टाइम में 1 TB तो क्या 10 TB सफिशिएंट नहीं है। 10 TB सर, डेटा इज अ न्यू फ्यूल, मार्क माय वर्ड, डेटा इज द न्यू फ्यूल। जो मतलब एक कोई भी सिस्टम है, कोई भी इकोसिस्टम है, उसको चलाने वाला डेटा ही होगा। राइट। ठीक है, जैसे फ्यूल क्यों मैं बोल रहा हूँ, आपको गाड़ी को चलाने के लिए आपको फ्यूल की जरूरत है, ऐसे आपको कंट्री चलाने के लिए, आपको इकोनॉमी चलाने के लिए, आपको इकोसिस्टम चलाने के लिए डेटा चाहिए रहेगा। डेटा चाहिए। अब डेटा इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ठीक है, रेज टू पावर्स में बढ़ रहा है एवरी मोमेंट। तो उनको प्रोसेस करने के लिए आप ट्रेडिशनल चीजों पर तो डिपेंड नहीं हो सकते ना। तो आपको यही रीजन था ये टीपीयूज आने का, टीपीयूज योर टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयूज आने का, कि जो आपके ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग यूनिट्स थी ना भैया, उनके भी हाथ खड़े हो गए। अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। तो इसीलिए फिर जीपीयूज अभी मैं कुछ दिन पहले एक सुन रहा था कि गवर्नमेंट एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रही है जिसमें 10,000 ऑफ जीपीयूज से स्टार्ट कर रही है। ओके, 10,000 ऑफ जीपीयूज। अब सोच के देखो 10,000 ऑफ जीपीयू जब एक जगह पे होगा, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट क्या, प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी। सही बात है। मतलब शायद फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि आपका थॉट लेट ही पहुंचे कहीं पे,
पर आपकी प्रोसेसिंग हो चुकी हो। राइट। ठीक है, मतलब आपने जस्ट सोचा ही था कि अरे इसको ऐड करूंगा तो इतना आएगा, भैया इतने में तो जीपीयू ने आपको आंसर निकाल के दे दिया। सही बात है। मतलब आपका थॉट भी उतनी देर में नहीं पहुंचा जितनी देर में ये प्रोसेसिंग पावर्स जो हैं। इट इज डिमांड ऑफ टाइम आल्सो, डिमांड ऑफ टाइम, क्योंकि अभी प्रोसेसिंग यूनिट्स, इंटरनेट स्पीड, दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड। क्योंकि व्हेन आई थिंक बैक in 2002 or 2003 we had internet at home. Airtel was, उससे भी पहले की बात करें तो डायल अप हुआ करते थे। सही बात। ठीक है, तो मेरे को याद है जब हमारे घर पे डायल अप था तो हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी मेरी और मम्मी के बीच में कि आपको जो अपनी मम्मी को, बहनों को, रिश्तेदारों को कॉल करनी है वो दिन में निपटा लो, क्योंकि या तो इंटरनेट चलेगा या टेलीफोन चलेगा। राइट। सही बात है। तो या एक टाइम स्लॉट ले लो। नाउ इफ यू सी इंटरनेट क्या हो गया, टीवी भी चलेगा, फोन भी चलेंगे, कॉल भी चलेगी, एंड स्टिल एवरीवन इज एबल टू सी दैट, एंड दैट टू विदाउट लैग। एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे याद है हमारा पहला इंटरनेट की स्पीड थी अप्रोक्सीमेटली 512 MB स्पीड। 512 नहीं, इससे भी कम थी। आई थिंक 256 MB। एंड नाउ देन व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग, हमारे ऑफिस के इंटरनेट स्पीड वाज अपग्रेडेड टू 2 MB एंड एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। 2 MB यार, क्या हो नहीं सकता। और नाउ वी हैव like a 3 connection at office and every connection is of 1 Gbps. देखो, at least this is the maximum in our country. 1 Gbps. so ये है तो still we say that normally यार स्पीड थोड़ी कम है, स्पीड कम है। Can we visit? आप ये सोचो 1 Gbps का मतलब क्या होगा, 1 GB डेटा पर सेकेंड। आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हो कि डेटा कितना एक्सपोनेंशियली, एग्जैक्टली, मतलब पर सेकेंड आप 1 GB डेटा कंज्यूम कर रहे हो, आपका ट्रांसफर हो रहा है, कितना डेटा फ्लो हो रहा है। राइट। ठीक है, तो कितना डेटा आ गया। अच्छा चलो, डेटा से मुझे बात याद आई कि डेटा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो नया फ्यूल है किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए, किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए। जैसे मेटा की बात करते हैं, मेटा ने बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर किया। राइट। ठीक है, जैसे मेटा ने व्हाट्सएप ले लिया, मेटा ने इंस्टाग्राम ले लिया, तो क्या मार्क जुकरबर्ग व्हाट्सएप नहीं बना सकता? तो जो फंड्स हैं उनके पास, सब कुछ, टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। राइट। ठीक है, वो सब कुछ बना सकता है। इतनी बड़ी उसने कंपनी फेसबुक मेटा बना ली, तो क्या वो एक मैसेंजर नहीं बना सकता? बना सकता है। यहाँ पे गेम मैसेंजर बनाने की या ना बनाने की है ही नहीं, यहाँ पे गेम है सारी डेटा की। वो डेटा कहाँ से लाएगा? वो जो यूजर बेस है वो कहाँ से लाएगा? उसके लिए अगर जो व्हाट्सएप ने मान लो 1 महीना लगाया होगा ना बनाने में, तो शायद मेटा के पास इतने रिसोर्सेज है कि वो 1 दिन में कंप्लीट कर लेगा। कंप्लीट तो कर लेगा, एज अ सॉफ्टवेयर उसको बना लेगा, एज अ मैसेंजर उसको बना लेगा। तो भैया डेटा कहाँ से लाओगे? वो गेम ही डेटा की है। वो व्हाट्सएप नहीं खरीदना चाहता था, वो डेटा खरीदना चाह रहा था। वो इंस्टाग्राम नहीं खरीदना चाह रहा था, वो डेटा खरीदना चाह रहा था। राइट। सारी गेम ही डेटा की है। सो लेट्स मूव बैक टू द सेम टॉपिक। जैसे हम लोग बात करें डेटा की, सो ए फील्ड अराइज इन लास्ट फ्यू इयर्स, दैट इज ए डेटा साइंस। So how it is connected with AI and then LLM? So what exactly these things are? हाँ, मतलब अगर जो आप बात करते हैं, तो मैं अगर जो ब्रॉडली बात करूं तो AI क्या है, एक बहुत बड़ी सी अम्ब्रेला है। ठीक है, जैसे अम्ब्रेला होती है एक, उसमें अंदर बहुत सारे कनेक्शंस लगे होते हैं। राइट। वो सारे कनेक्शन बना के एक अम्ब्रेला खुलती है। ठीक है, 1-2 कनेक्शन लूज हुए, वहीं से आपका वो अम्ब्रेला टेढ़ा हो जाएगा, हाँ ढीला हो जाएगा, या आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। राइट। सो AI इज काइंड ऑफ, यू कैन से इट इज अ अम्ब्रेला थिंग। उसकी शेड के नीचे ये सारी टेक्निक्स आती हैं। आपका डेटा साइंस हो गया, देन डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, डेटा इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, देन कम्स योर मशीन लर्निंग, देन कम्स योर डीप लर्निंग। ये सब फील्ड आप मान सकते हो। तो ये एक्चुअली हम करते हैं क्या डेटा साइंस में? डेटा साइंस में, अच्छा ठीक, आपने साइंस पढ़ी है, राइट।
स्कूल में साइंस पढ़ी होगी, बिल्कुल। साइंस में आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ी होगी। तो साइंस हमें बेसिकली क्या बताती है? किसी भी चीज की होने का तरीका। ओके। ये फॉरगेट अबाउट फिजिक्स के, हम एक जनरली लेमन टर्म्स में बोल देते हैं ना, यार इसके पीछे की साइंस नहीं समझ में आ रही, ठीक है। मान लो कोई चीज नहीं अटक जाती है आपको, Right. या आप अपने दोस्त से किसी से बात कर रहे हैं, यार इसके पीछे की ना साइंस नहीं मुझे समझ में आ रही, ठीक है। साइंस नहीं समझ में आ रही का मतलब क्या है उसको हाउ इट इज हैपनिंग, हाउ इट इज डूइंग, वो नहीं समझ में आ रहा उसको, हाँ। ठीक है। तो साइंस इज रिलेटेड टू समथिंग ऑफ हाउ टू डू, क्या होगा, क्या फिलोसफीज होंगी। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि हमने सोडियम के अंदर क्लोरीन डाल दिया तो क्या NaCl बन गया, ठीक है। वो साइंस ने हमें बताया कि Right. इन चीजों को करने से ये होगा। फिजिक्स ने हमें सिखाया F=ma। फोर्स क्या होता है? किसी मास को आप एक्सेलरेट करोगे तो फोर्स आएगा, प्रैक्टिकल चीज है, ऑब्वियस है। ठीक है। या आपको बायोलॉजी ने सिखाया कि ह्यूमन बॉडी या एनिमल क्रिएचर्स, इनमें कैसे क्या चीज काम करती है, आपका हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? एक्ट ऑफ डूइंग, हाउ इट इज हैपनिंग, हाउ इट इज, राइट। बस आप उससे रिलेट कर दो किसको? डेटा को। ओके। तो डेटा साइंस क्या हो गया? आप डेटा से कैसे खेल सकते हो, आप डेटा से कैसे चीज कर सकते हो, कैसे आप अपना आउटकम अचीव कर सकते हो। इन शॉर्ट, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, हाँ। उसको एक मीनिंगफुल वे में मैनिपुलेट करके रिप्रेजेंट करना इज पार्ट ऑफ डेटा साइंस। पार्ट ऑफ डेटा साइंस। उसमें डेटा साइंस की हम बात करते हैं तो उसमें आगे भी बहुत सारे, जैसे सिर्फ आपके पास डेटा है, आपको उसको दिखाना है कि वो, चलो मैं आपको ना एक एक्सेल शीट दे देता हूँ जिसमें नहीं ज्यादा 1000 एंट्रीज है, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूँ सर आप मुझे बता सकते हो कि किसकी एंट्री सबसे हाईएस्ट है, किसकी सबसे लोएस्ट है, या क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस बिजनेस का पैटर्न क्या रहा है। यू कैन डू इट, देयर इज नो क्वेश्चन इन दैट, बट यू विल टेक सम टाइम, ऑब्वियस है। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? आप क्या कहोगे रचित भाई ये एक ग्राफ है इसके, बट डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस इतनी कैपेबिलिटी है कि यू कैन प्ले अराउंड द डेटा, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, उस डेटा को ऐसा डिवाइड कर लिया कि आप उस डेटा को ना 360 डिग्री देख सकते हो। राइट। मतलब एक डेटा है, एक डेटा ऐसा है कि घूम रहा है, आप इधर से देखना चाहते हो तो इधर से देख लो, इधर से देखना चाहते हो तो, बट ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक ही पॉइंट से देखती है। तो उस डेटा को विजुअलाइज करना, उस डेटा से मॉडल्स बनाना, जहां पे आपकी मशीन लर्निंग जो इंट्रोड्यूस होती है ना, वो सारी वही है, एक डेटा से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके। मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट हाउ यू मेक योर मशीन टू लर्न फ्रॉम द डेटा, लर्न फ्रॉम द डेटा। अच्छा ठीक है, चलो सपोज करो एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। छोटे से बच्चे को आपने क्या बोला कि बेटा वो देख ब्लू कलर का बस जा रहा है, ठीक है। उसको नहीं पता ब्लू क्या है, उसको नहीं पता बस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट डे आपने बोला देख बेटा वो ब्लू कलर का स्काई, नेक्स्ट डे आपने बोला कि देख ये ब्लू कलर का बुक है, नेक्स्ट डे आपने बोला ये ब्लू कलर का बॉल है। एक वीक के बाद ना आप उसको, इवन आप पूछो भी मत, वो मानो सपोज करो आपके साथ जा रहा है और वो ब्लू कलर का कुछ देखता है ना, पता क्या बोलेगा? पापा ब्लू कलर का कार जा रहा है। एग्जैक्टली। ब्लू कलर का कार जा रहा है। क्या? ना उसको ब्लू का मतलब पता, ना उसको कार का मतलब पता। हाँ, उसने क्या किया, उसके दिमाग ने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, किसका? ब्लू कलर का, और उसके दिमाग ने एक लर्निंग कर ली कि ऐसा दिखने वाली चीज हमेशा ब्लू है, ब्लू होएगी, ठीक है। तो जब वो ह्यूमन लर्निंग हो सकती है तो सेम काम हम रेप्लिकेट कर रहे हैं मशीन को। हम मशीन को डेटा दे रहे हैं और मशीन उस डेटा से पैरामीटर्स बना रही है, उससे समझ रही है। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, क्योंकि इसी जो पॉइंट आपने बोला ना, इसी के से लेके मेरे बिहाइंड द माइंड एक प्रोसेस चल रहा था कि एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप डेटा सेंटर है, हाँ, और हम उसको फीड कर रहे हैं, हाँ, और कुछ साल तक, 2 साल 3 साल तक उनको फीड करते हैं, एंड फिर वो एज ए मशीन की लैंग्वेज में बात करें तो
वो रेडी है और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, हाँ. क्योंकि हमने उसके दिमाग में फिल्टर्स रेडी कर दिए, हाँ. प्रोसेसेस रेडी कर दिए. हाँ. नाउ ही गोज टू आउटसाइड वर्ल्ड, व्हेन ही गोज टू स्कूल, टीचर कुछ बताता है वो ही एक्नॉलेज दैट, ही प्रोसेस इट. फिर स्कूल में जाते हैं, बड़े क्लास होते हैं, गेम खेलते हैं, तो वो प्रोसेस इट एंड ही नोज दैट. सो हमने उनको बताया था ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर, जस्ट एज योर एग्जांपल. अब टीचर बताता है ये ब्लू है लेकिन ये लाइट ब्लू है, लाइट ब्लू तो है. ही रिकॉग्नाइज दैट ओके ब्लू है लेकिन लाइट है. नेक्स्ट टाइम जब वो पापा के साथ जाएगा ना, वो ब्लू में भी डिस्टिंग्विश कर देगा. हाँ, पापा ये लाइट ब्लू है और ये डार्क ब्लू है. आई जस्ट रिकॉग्नाइज सेम थिंग की विद माई डॉटर. हमने उसको बताया कि जैसे कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो कोई आता है उसको हेलो करना है, तो वो जब भी कोई आता है उसको हेलो करती है, हाय. हाँ. और शी इज 1.5, हर नेम इज कायनात. हाँ. तो अब उसको ये है कि हर किसी को हाई करती है. हाँ. लेकिन और फिर जैसे उसने मुझे देखा कि कोई आया था, मैं उसको बोला भैया ये कर दो वो कर दो, तो अब उसे पता है कि हाय तो करनी है लेकिन उसको भैया बोलना है. हाँ. लेकिन अब वो नहीं पता कि वो भैया मेल को बोल रहा है फीमेल को बोलना है, बट वो सबको भैया बोल रही है. हाँ. बट आफ्टर सर्टेन टाइम वो शी स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग इसको भैया बोलना है, इसको दीदी बोलना है, इसको आंटी बोलना है. तो आई थिंक सेम काइंड ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस वी आर गिविंग टू आवर मशीन्स. एक्चुअली अगर आप देखा जाए ना, मैं अगर जब ब्रॉडली बात करूं तो ये AI ML इट इज नथिंग, इट इज जस्ट मिमिकिंग द ह्यूमन थिंग, ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करना है. राइट. मतलब जो ह्यूमन सोच रहा है ना वो सेम बिहेवियर मिमिक करना है. अगर जो मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, अगर थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, अगर जो मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें कंसेप्ट आता है न्यूरल नेटवर्क का, या मशीन लर्निंग की बात करता हूँ तो उसमें आता है न्यूरल नेटवर्क का. ओके. न्यूरल नेटवर्क क्या है, मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है. बट जब न्यूरल नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ, व्हाई इट इज नेम्ड एज न्यूरल नेटवर्क. नेटवर्क वी नो, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, 5-7 चीजें, 10 चीजें, 50 चीजें, 100 चीजें आपस में कनेक्ट है, नेटवर्क है. राइट. हम भी बोलते हैं मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या है, मैं 10 लोगों को जानता हूँ. यस, राइट. द वर्ड न्यूरल केम फ्रॉम द ह्यूमन बिहेवियर, ओके. ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन, न्यूरॉन्स. ओके. हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, न्यूरॉन्स है. हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स है ना, मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स है हमारे दिमाग में. राइट. वो न्यूरॉन्स ना आपस में कनेक्टेड है. उनको ये पता है कि ये वाली इंफॉर्मेशन यहां भेजनी है. पूरा ब्रेन है. अगर जो ब्रेन का स्ट्रक्चर समझोगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है. इसमें ना एक न्यूरॉन्स हैं बहुत सारे. राइट. और न्यूरॉन्स ना आपस में ऐसे टाइटली कनेक्टेड हैं कि वो मैसेंजर का काम करते हैं. एक के पास इंफॉर्मेशन आई, उसने दूसरे के पास भेजी, दूसरे के पास आई, तीसरे के पास भेजी, तीसरे के पास. तो जब न्यूरल नेटवर्क आया तो न्यूरल नेटवर्क को नाम इसीलिए दिया गया कि जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन में ना अलग अलग न्यूरॉन्स का नेटवर्क बना हुआ है, ऐसे ही उसको नाम दिया न्यूरल नेटवर्क. इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ताकि जो हम ह्यूमन बिहेवियर है ना, ह्यूमन माइंड है, उसको मिमिक कर सकें. ठीक है. वही हम इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास हो रहे हैं. न्यूरल नेटवर्क में भी ना यही हो रहा है, मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं. बट हाँ, हमने क्या किया, उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. जैसे आप क्या बोलोगे, ये चाय बड़ी गर्म है, एक मैसेज पास हो गया बड़ी गर्म है. राइट. ठीक है. आपने उसको कैटेगरिकल बना दिया, बड़ी गर्म है, कम गर्म है. बट एक्चुअली जो मशीन है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में, दिस टी इज 0.8 हॉट, दिस टी इज 0.3 हॉट. मतलब उसने क्या किया, उसको पैरामीट्रिक बना दिया. राइट. ताकि उसके लिए इजी हो गया. नाउ शी कैन टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली. 0.8 है तो पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं तो क्या करना. हाँ, तो उसको पैरामीट्रिक बना दिया. ठीक है. अब जब पैरामीट्रिक बन गया तो ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन माइंड है, उसको मिमिक करके हमारे पास अब प्रिडिक्शंस हैं. प्रिडिक्शन पूरा मशीन लर्निंग पे चल रहा है. ठीक है. हम डेटा देते हैं, मशीन उस डेटा में से समझती है, हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, वो मशीन उसमें से पैटर्न्स बनाती है. जैसे वो छोटे बच्चे ने पैटर्न बनाए ना, राइट, कि ब्लू कलर के पैटर्न क्या है, उसने स्टोर कर लिए. ऐसे ही मशीन ने क्या किया, वो पैरामीटर्स के बेस पे ना एक इक्वेशन बना ली. ठीक है. उसने क्या किया, उस पैरामीटर्स के बेस पे ना एक अंडरस्टैंडिंग बना ली. ठीक है. तो हमने मान लो उसको मिलियंस ऑफ डेटा दे दिया.
सपोज करो हमने उसको एक क्रेडिट कार्ड का डेटा दे दिया, भाई क्रेडिट कार्ड के जिन लोगों की सैलरी इतनी है, जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर इतना है, उसका डेटा है, और हम उससे पूछ रहे हैं कि हमारे एक डिसीजन दे दिया कि इसने क्रेडिट कार्ड ये फ्रॉड किया है, इसने नहीं किया। नेक्स्ट टाइम जब हम उसको बोलेंगे ना भैया रचित का क्रेडिट कार्ड इशू करना है, विदाउट गिविंग द डेटा, वो कहेगी नहीं भाई रचित तो डिफॉल्टर है, क्योंकि रचित के जो पैरामीटर है ना वो मैंने सीखे हुए हैं, और उस पैरामीटर से मैंने ये देखा है कि रचित नाम के या रचित जैसे लोगों के जो पैरामीटर्स है ना वो हमेशा डिफॉल्टर है। तो भाई रचित को क्रेडिट कार्ड मत दो, हो सकता है वो डिफॉल्टर हो। सोचो कितना बड़ा डिसीजन है, एक क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए कितना बड़ा डिसीजन है ये। मैन्युअली वो डाटा को प्रोसेस करके आगे डिसीजन लेना, इट वाज डिफिकल्ट। नाउ यू कैन जस्ट डू इट। एक मशीन को पूछा कि भैया मैं इसको क्रेडिट कार्ड दूं या ना दूं, मशीन ने बोल दिया इसको क्रेडिट कार्ड दे दो और इसको क्रेडिट कार्ड नहीं देना। एक्चुअली आई थिंक ये क्या होगा कि एक ह्यूमन हो सकता है कि 20 पैरामीटर में से 19 तो फॉलो कर ले, हाँ, एक भूल जाए, मशीन विल नेवर फॉरगेट एनीथिंग। नहीं, अब बहुत सारे लोग, जैसे स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि जब हम बात कर रहे हैं एआई या एमएल की, तो ये कंपटीशन कर रहे हैं, क्विक कर रहे हैं, तो क्विक तो कैलकुलेटर भी करता है, राइट। मतलब अगर मैं आपको 10 डिजिट का एक नंबर दे दूं, शायद आप टाइम लगाएंगे, और कैलकुलेटर इक्वल टू प्रेस करते ही आंसर दे तो देगा। क्या कैलकुलेटर एआई है? बट कैलकुलेटर विल नॉट, क्योंकि उसको इनपुट हम दे रहे हैं, इवन मशीन को भी हम इनपुट दे रहे हैं, बट मशीन कैन लर्न एंड डू इट हाँ, ऑटोमेटिकली। सारा गेम आ जाता है, कितना रैशनल है वो। हाँ, ये रैशनल नहीं होगा कैलकुलेटर, बट मशीन कैन रैशनल, ठीक है। मतलब एक सिंपल सी बात है, आप कार खरीदने जा रहे हैं, मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, अगर जो मैं लेमन टर्म्स में बात करूँ, दोनों ही कार खरीदने जा रहे हैं, पर आप क्यों अलग खरीद रहे हैं, मैं क्यों अलग खरीद रहा हूँ? आपकी रैशनैलिटी अलग है, मेरी रैशनैलिटी अलग है। हो सकता है आपको ड्राइव कंफर्ट चाहिए, हो सकता है मुझे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदनी है, हो सकता है आपको बड़ी हाई फाई कार चाहिए, ठीक है, ऑटोनोमस कार चाहिए, मेरे लिए इट इज फॉर डेली कम्यूटिंग। तो मेरे पैरामीटर्स अलग हैं, आपके पैरामीटर्स अलग हैं, जो कि एक मशीन समझती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कैलकुलेटर बीइंग अ मशीन इज नॉट अ मशीन लर्निंग और इज नॉट अ एआई। वेदर आप चैट जीपीटी है या कोई भी ऐसी चीज है, उसको हम एआई बोल देते हैं। सारा गेम आता है रैशनैलिटी का। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर हमने वी नीड टू लर्न द एआई या फिर वी नीड टू डू द डाटा साइंस? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी यूजर को अगर करनी हो तो वो क्या करे? देखो, प्रोग्रामिंग अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बड़ा डाउट रहता है कि सर मैं कौन सी लैंग्वेज पढ़ूं, क्या मैं सी से कर सकता हूँ, क्या मैं C++ से कर सकता हूँ? देखो, लैंग्वेज कोई भी बुरी नहीं है, ठीक है, हर किसी का एक स्टाइल है, राइट, हर किसी का एक तरीका है करने का, ठीक है। आज से पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व सी से भी करते आए हैं, C++ से भी करते हैं, जावा से भी करते हैं, क्यों पाइथन अचानक से इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो मेरा आंसर इसके लिए है कि अगर जो हम आज का सिनेरियो, यू डोंट नो, यू नेवर नो डाउन द लाइन, क्या पता कौन सी लैंग्वेजेस आएंगी लेटर, बट एज ऑफ नाउ अगर जो मैं 2024 या 2025 की बात करूं, तो पाइथन एक ऐसी है, ठीक है। मतलब एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अभी क्या हो गई है ना, ह्यूमन के अकॉर्डिंग बन गई है। ह्यूमन के अकॉर्डिंग मतलब ईज करने के लिए, राइट। जैसे सी में आप कोड लिखोगे, आप हो सकता है कि 20 लाइन्स ऑफ कोड लिख रहे हो सी में, वही आपका पाइथन में 2 लाइन में हो जाएगा। पाइथन एक हो गई, जैसे आपने डाटा साइंस की बात करी, जूलिया एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत कम लोग शायद जानते हैं, जूलिया उतनी प्रमोट भी नहीं हुई है, बट जूलिया बहुत अच्छी लैंग्वेज है। सो इफ यू आर इनटू डेटा साइंस, इफ यू आर इनटू डेटा इंजीनियरिंग, जूलिया हैज फार मोर flexibility, quality, features, capacity than your Python. Okay. Most of the people are talking about Python. So जूलिया में हम लोग वेब बेस्ड, मशीन बेस्ड लैंग्वेज और दोनों चीज कर सकते हैं। दोनों चीज कर सकते हैं।
ओके. सो जूलिया आई गेस, अगर जो मैं बात करूं तो लोगों को थोड़ा सा जूलिया पे पढ़ना चाहिए, अच्छी लैंग्वेज है. देन टेक्नोलॉजीज पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी है. जैसे आज की बात करें हम, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग बड़ा बूमिंग है. देन कम्स योर SRE, सिस्टम रिलायबिलिटी इंजीनियर. आज तक हमने मतलब हम बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है. अब वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी इतना ब्रॉड हो गया है, उसके अंदर फर्दर वर्टिकल्स आ गए हैं. जैसे प्लेटफॉर्म इंजीनियर हो गया, SRE हो गया, देन कम्स योर डेवऑप्स, देन कम्स योर क्लाउड. फाइन, ये टेक्नोलॉजीज है. अगर जो AI के रिस्पेक्ट में बात करें तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बड़ी फेमस हो गई है. शायद आपने बहुत सारे लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हुए देखा होगा. हाँ, what exactly is prompt engineering? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज समथिंग, एक्चुअली मैं बात करूं ना तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए. भले आप टेक्निकल हो या ना हो, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए. मेरा पर्सनल ओपिनियन है. वो क्या चीज़ है? मतलब अगर जो आप AI के साथ, वो AI के घोड़े पे अगर जब बैठना चाहते हो ना, वरना आप पीछे भागते रहोगे उसके, बट आप AI के घोड़े पे बैठना चाहते हो ना, तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए. ओके. तो मेरा रूल ऑफ थंब क्या है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए कि एक चार स्टेपिंग स्टोन्स हैं. चार स्टेपिंग स्टोन्स मान लो या 4 पैरामीटर्स मान लो. आई पर्सनली कॉल इट एज RCC. जैसे RCC का एक वो होता है ना, आपने बिल्डिंग बनानी है तो RCC एक स्ट्रॉन्ग माना जाता है. राइट. मान लो किसी को रूफिंग करनी है, कुछ RCC. तो मैंने उसी चीज से याद रखा हुआ है कि RCC अगर जो आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में इंप्लीमेंट कर लिया ना तो बहुत अच्छा है. अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है बेसिकली? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेल्स यू कि आपको AI का घोड़ा कैसे दौड़ाना है. ओके. AI का घोड़ा कैसे दौड़ाना है मतलब AI है, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज इट, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ यूटिलाइजिंग द AI. ऑब्वियसली. ठीक है, मतलब आपके पास टेक्नोलॉजी है बट आप उसको जानते ही नहीं हो आपको कैसे यूज करनी है. एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ChatGPT है. सपोज करो मेरे को एक मार्केटिंग कैंपेन चलाना है. ठीक है, मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूँ या कुछ भी, मेरे को एक ईमेल लिखनी है. आप सिंपली क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ChatGPT से पूछते हैं कि हाउ टू राइट या राइट मी ईमेल फॉर मार्केटिंग. वेरी जनरल क्वेश्चन. बट हाँ, अगर जो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती होगी ना, तो ये जो रिजल्ट आएगा और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद रिजल्ट आएगा, जमीन आसमान का अंतर है. आप मतलब हो सकता है कि आप एक नॉर्मल ChatGPT से ही जनरेट करके, आई एम नॉट सेइंग कि आपने खुद लिखा है, ChatGPT से जनरेट करके आपने एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया और मैनेजर आपके मुंह पे मारेगा कि रचित क्या सबमिट कर रहा है. और वही ChatGPT से आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज करके सबमिट किया है तो मैनेजर बोलेगा वाओ रचित ये क्या कैसे किया, यही तो मैं चाह रहा था. सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट यूटिलाइजिंग द AI. सो प्रॉम्प्ट, the term prompt engineering came from the word prompt. So prompt basically क्या है, how to ask a question. ठीक है, to AI, to ChatGPT. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट मी एन ईमेल फॉर मार्केटिंग, एक उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से यूज कर रहा है. तो मेरे जो 4 पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा था RCCE, तो वो RCCE मैं कैसे डिवाइड करता हूं उसको? Role, R stands for role, C stands for context, another C stands for conditions, E stands for exception. ठीक है, वो RCC का क्या रोल है? ओके, आप ChatGPT को बोल रहे हो भैया जो मुझे चाहिए ना अब वो तू बना, तेरा रोल है. तो क्या आ गया रोल? एक्ट लाइक अ ब्रांडिंग मैनेजर. तो मैंने ChatGPT को ही बोल दिया कि एक्ट लाइक अ, मैंने क्या किया, रोल डिफाइन कर दिया. एज्यूम यू आर अ मैनेजर ऑफ अ मार्केटिंग कंपनी हैंडलिंग थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय एंड यू आर एट द पोजीशन. फाइन, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपकी ये डोमेन है,
तो मैंने क्या किया, रोल डिफाइन कर दिया। तो मतलब क्या किया, चैट जीपीटी ने क्या किया, उस रोल में ढल गया। अब मतलब वो जो सोचेगा ना, आप चैट जीपीटी को ना दौड़ा रहे हो, कैसे, आपने चैट जीपीटी को बोल दिया कि इस रोल में ढल जा, अब चैट जीपीटी बन गया क्या, मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट सी, मुझे एक ईमेल भेजनी है, किसको भेजनी है, मेरे ऐसे यूजर्स को जो एक्टिव नहीं है। ठीक है, जो बहुत टाइम, जैसे नेटफ्लिक्स है, मैं बात करता हूं नेटफ्लिक्स की फॉर एग्जांपल, तो आपने एक एज ए यूजर्स को ईमेल शूट करनी है जिन्हें बहुत टाइम से नेटफ्लिक्स ऑन नहीं किया, या आपने एक ऐसे यूजर्स को ईमेल भेजनी है जहां पे यूजर पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, या यूजर का उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, या यूजर नॉन टेक्निकल है, ठीक है, या यूजर ऐसे सिनेरियो से जा रहा है, तो आपने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया, आपने उसको कॉन्टेक्स्ट बता दिया, मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। ठीक है, कि मेरा कंपटीटर है, उसने ये ब्रांड लॉन्च किया है और मुझे उसी के कंपटीशन में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो मतलब आपने कॉन्टेक्स्ट दे दिया उसको, राइट। ठीक है, मतलब मैंने आपको बोल दिया कि सर आप ना मेरी जगह पे ड्राइवर हो, आप माइकल शूमाकर हो और आपको यहाँ से दिल्ली जाना है और वाया जीटी रोड जाना है, और आपके पास अब फरारी की जगह पे आपके पास क्या है, ऑल्टो है। तो मैंने क्या किया, एक तो मैंने आपको माइकल शूमाकर बना दिया, ऊपर से मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि आपके पास फरारी की जगह पे क्या है, ऑल्टो है, आपको जीटी रोड से जाना है या आपको अंदर गांव की सड़कों से जाना है, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है सी, कंडीशन। कंडीशंस क्या है, मतलब आपने कंडीशंस बता दी कि मुझे जो भी तू रिस्पॉन्स जनरेट करेगा ना, वो इस कंडीशन के अंदर होना चाहिए, राइट, इधर उधर ना हो, मतलब मुझे वो इधर उधर वाला सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे इस कंडीशन में सोल्यूशन चाहिए, वो कंडीशन होगी। देन कम्स द ई, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब मुझे ये तो चाहिए ही नहीं, वरना क्या होगा, बड़े फैसिनेटिंग वर्ड दे देगा वो, राइट, बड़े फैसिनेटिंग वर्ड, बड़े सेंसेशनल से वर्ड दे देगा वो। जब वो सेंसेशनल से वर्ड लगेंगे, बड़ा नकली लगेगा, जो रिस्पॉन्स है ना थोड़ा नकली लगेगा, तो उसमें असलियत लाने के लिए ये ई बहुत जरूरी है, एक्सेप्शन। ठीक है, जैसे मेरे पास, मैंने क्वेश्चन पूछा कि आप एक मार्केटिंग मैनेजर हो और आपको एक अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, तो उसके लिए एक मार्केटिंग कैंपेन बनाओ। ठीक है, बना दिया आपने, RCC बना दिया, ई नहीं दिया, ई नहीं दिया, तो वो क्या करेगा, उसको पता ही नहीं कि मुझे किसको छोड़ना है और किसको रखना है। राइट, अब आपको, आपने ई दे दिया कि भैया जो भी रिस्पॉन्स, जो भी मार्केटिंग कैंपेन देगा ना, वो सीनियर सिटीजन से के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें सीनियर सिटीजन को एक्सेप्ट कर दे, स्कूल गोइंग किड्स के लिए एक्सेप्ट कर दे, वो सिर्फ किसके लिए होना चाहिए, सैलरीड पर्सन के लिए, एक्सेप्शन। अब वो पूरा जो मार्केटिंग कैंपेन बनाया है ना उसने, वो उस एक्सेप्शन के बेस पे, मतलब आपको क्या बुलजाई वाला मार्केटिंग कैंपेन मिल गया, मतलब आपके वो सीनियर लोग भी हट गए उसमें से, आपके किड्स भी हट गए, वो टारगेटेड मिल गया। तो मेरा मानना है कि ये RCCE है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया, और आई गेस कि इसका ओवरऑल जो कहते हैं कि सार है, जो डिटेल है, ब्रीफ है, वो यही है कि आपके पास भगवान आए हैं और भगवान कह रहे हैं बेटा वरदान मांग ले। हाँ बिल्कुल, मांगना आना चाहिए, मांगना आना चाहिए। सही बात है, मांगना आना चाहिए। ठीक है, आप मतलब हमारी अगर जब हिस्ट्री देखो तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हम पढ़ते हैं अपने ग्रंथों में जहाँ पे वरदान मांगा है पर वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, उनको पता ही नहीं हमने क्या मांगना है। सही बात है, ठीक है, उनको यही नहीं पता कि मैं इस वरदान, मतलब हम क्या होता है, जैसे वो आपको याद होगा एक हम स्टोरी पढ़ते थे भस्मासुर की। हाँ, मेरे एक्चुअली में यू कैन से दैट मैं अभी इसी बात में यही एक एग्जांपल देने वाला था एंड यू स्टार्टेड दैट। हाँ, सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ कनेक्शन और यू आर रीडिंग माय माइंड। सो भस्मासुर का एक एग्जांपल आता है। भस्मासुर का एग्जांपल क्या था, उसने एक वरदान तो मांग लिया
कि मैं जहां पे भी हाथ रखूं भस्म हो जाए, ठीक है। पर उसको ये नहीं पता था कि इसका करूंगा क्या मैं, ठीक है। अब वो उसको मिसयूज करने लग गया। अब जब वो उसको मिसयूज करने लगा तो भगवान ने फिर अवतार लिए, भगवान ने अलग अलग तरीकों से किया कि उस भस्मासुर को उसी के हाथ से उसी के ऊपर सिर के ऊपर रखवा दिया ताकि वो नष्ट हो जाए। राइट, ठीक है। तो वरदान मांगना आना चाहिए कि आप वरदान से कैसे यूज कर सकते हो, कैसे पॉजिटिवली यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी पढ़े हमने जहां पे वरदान मांगे हैं, वो मैनकाइंड के लिए मांगे, ये ह्यूमन बीइंग की सक्सेस के लिए मांगे। यस, राइट, ठीक है। कि जैसे भगीरथ ने क्या वरदान मांगा था, उसने गंगा लेके आया था, उसका पर्सनल नहीं था, उसने कहा था कि मैनकाइंड के लिए। आज देख लो गंगा से कितने सारी चीजें सॉल्व होती हैं हमारी, राइट, कितनी इरिगेशन। तो वरदान मांगना आना चाहिए। बड़ा अच्छा सा मैंने आपने एग्जांपल दिया, वरदान मांगना आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सो डॉक्टर रचित, आई थिंक हमने बहुत सारी डिटेल बातें करी हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी है, जो कि बड़ा इजी लैंग्वेज में, और आई फील लाइक कि यही तो एक इंसान जो डॉक्टरेट कर रहा है, जो डिटेल में स्टडी कर रहा है, वो एक इंसान दूसरे को बड़ी लेमैन लैंग्वेज में समझा सकता है। हाँ, सो ये टॉपिक यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि ये तो बहुत वास्ट टॉपिक, बहुत वास्ट टॉपिक है। मतलब आप अगर जो इसमें चाहो ना, आप जितना मर्जी पढ़ लो। मुझे लगता है कि आपकी जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज ये है कि अभी तक तो जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग तो हमने 3 पॉइंट ही कवर किए हैं, तो आगे मूवी नहीं की कर हाँ, क्योंकि वही कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, और स्टिल देयर आर टन्स ऑफ क्वेश्चंस इन माइंड। बिल्कुल। सो हम लोग डेफिनेटली एक और पॉडकास्ट के लिए जुड़ेंगे और हम इसी टॉपिक को, इन्हीं टॉपिक्स को आगे लेके चलेंगे। तो फॉर द टाइमिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, and we will again connect with another podcast with you. Definitely. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much.